मैं दीप्ति अग्रवाल, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, रामेश्वरी देवी राजकीय कन्या महाविद्यालय भरतपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं बीए पार्ट 3 का जो फर्स्ट पेपर है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उसमें जो एक प्रमुख विचारक है अरस्तू के शिक्षा संबंधी विचारों पर चर्चा करूँगी। अरस्तू ने शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया है अपने राज्य में, तथा ये माना है कि शिक्षा के माध्यम से ही अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे नागरिक जो सद्गुणों से युक्त हों तथा जिनके होने से एक अच्छा राज्य बने। अरस्तू के अनुसार राज्य का उद्देश्य अच्छा जीवन प्राप्त कराना है, किंतु यह तभी संभव है जब नागरिकों का चरित्र श्रेष्ठ हो और वे शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं से संपन्न हों। नागरिकों के ऐसे उचित विकास के लिए ही अरस्तू ने अपनी शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त अरस्तू ने शिक्षा का राजनीतिक उद्देश्य भी स्वीकार किया है। उसके अनुसार शिक्षा का अर्थ नागरिकों को संविधान के अनुसार जीवन पद्धति में शिक्षित करना है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो संविधान को स्थायित्व दिला सकता है तथा शिक्षा क्रांति से भी राज्य की सुरक्षा को संभव बनाती है। अगर हम अरस्तू की शिक्षा व्यवस्था की योजना को देखें तो अरस्तू ने माना है कि वैसे तो एक बच्चे की शिक्षा माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है और सप्तवर्षीय या 3 सर्किल वो देता है 7-7 वर्ष के, जिसमें वो अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षा की व्यवस्था को प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार संपूर्ण शिक्षा योजना में सप्तवर्षीय परिवर्तन चक्र को माना गया है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है जन्म से 7 वर्ष की आयु तक शिक्षा, दूसरा है 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा तथा तीसरा है 15 से 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं जन्म से 7 वर्ष तक शिक्षा, कैसी शिक्षा होनी चाहिए एक बच्चे की, तो अरस्तू का मानना है कि यह शिक्षा योजना का प्रथम क्रम है जो जन्म से 7 वर्ष की आयु तक चलता है। इस आयु की संपूर्ण शिक्षा एक बच्चे को घर पर माता पिता व परिवार के सानिध्य में दी जानी चाहिए। इस आयु में बच्चों के खाने पीने का, उनके खेलने का, उनके शारीरिक स्वास्थ्य का, इस पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले 5 वर्ष तक बच्चों को खेल कूद में व्यस्त रखना चाहिए। अरस्तू का मत है कि बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत व दृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि वो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकें। साथ ही जो स्वस्थ शरीर होता है, जो कहावत सभी जगह हमारे यहाँ प्रचलित है, उसी में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। बच्चों को संस्कारवान व नैतिक बनाने के लिए उन्हें अच्छी श्रेष्ठ कथाएं सुनाई जानी चाहिए तथा गलत बुराइयों से छोटे बच्चे को दूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मन बहुत ही कोमल होता है और छोटी छोटी चीज़ों का उनके मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा जो है शिक्षा का समय, वो है 8 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा। अरस्तू का मानना है कि यह शिक्षा का द्वितीय क्रम है। इस आयु वर्ग की शिक्षा का संपूर्ण प्रबंध राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इस स्तर की शिक्षा योजना में कठोर शारीरिक श्रम की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया गया है, किंतु उचित शारीरिक व्यायाम को महत्व दिया गया है। इस अवस्था में इस स्टेज पर जो किशोर हैं उनकी नैतिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तू ने संगीत की शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वह संगीत को नैतिक विकास का सर्वोत्तम साधन मानता है। इसके अतिरिक्त उसने पढ़ाई लिखाई, चित्रकला आदि को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया है। तीसरा जो है शिक्षा का क्रम, वह है 15 से 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा। यह शिक्षा का तीसरा क्रम है। इसमें ये जो क्रम है, इसका संपूर्ण प्रबंध राज्य के द्वारा ही किया जाना चाहिए। इस स्तर पर छात्रों के मस्तिष्क एवं बुद्धि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही अंतिम 3 वर्षों में छात्रों से कठिन परिश्रम एवं व्यायाम भी करवाया जाना चाहिए। छात्रों को चित्रकला, संगीत, अंकगणित,
रेखागणित आदि की पर्याप्त शिक्षा दी जानी चाहिए। अरस्तू के अनुसार इस स्तर की शिक्षा द्वारा छात्रों को अपने राज्य के संविधान का पूर्ण ज्ञान कराया जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात अरस्तू मानता है कि अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे संविधान का पूर्ण ज्ञान हो, तभी वो अपने कर्तव्यों को समझ सकता है, ताकि वो बच्चे आगे चलकर अच्छे नागरिक सिद्ध हो सकें और राज्य की सेवा कर सकें। साथ ही बच्चों को आज्ञा पालन की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इस तरह अरस्तू 3 स्तर शिक्षा के बताता है तथा 21 वर्ष तक वो शिक्षा की बात करता है। अब यदि हम इसका मूल्यांकन करें तो इस व्यवस्था में हमें कुछ आलोचनाएं दिखाई देती हैं या कुछ कमियां हमें दिखाई देती हैं अरस्तू की शिक्षा व्यवस्था में। सबसे पहली जो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं वो यह है कि उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो केवल नागरिकों के लिए है। अरस्तू के अनुसार अगर हम नागरिक देखें तो अरस्तू ने तो बहुत ही कम लोगों को अपने राज्य में नागरिक माना है। जब नागरिकता संबंधी विचार की हम चर्चा करेंगे तो हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अरस्तू शॉर्ट में हम देखें तो अरस्तू के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति राज्य में नागरिक हैं जो शासन कार्य में भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्य के एक विशिष्ट वर्ग के लिए ही केवल शिक्षा योजना स्वीकार की गई है और समस्त जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो कि नागरिक नहीं है शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया है। जो कृषक हैं, जो शिल्पी हैं, जो व्यवसायी हैं, है ना, वो कई वर्ग हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। दूसरी उसकी जो प्रमुख आलोचना है वो है उसने बौद्धिक शिक्षा की अवधि को बहुत ही कम रखा है। अभी जो मैंने आपको बताया उसमें 14 वर्ष तक यदि हम देखें तो पाठ्यक्रम में कोई मतलब बहुत अधिक महत्वपूर्ण जो सिलेबस गणित, अंक गणित या समाज विज्ञान इस तरह की चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। बच्चों की जो बौद्धिक विकास वाली शिक्षा है वो 15 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो रही है और उसका समय बहुत ही कम रखा गया है। अन्य आलोचना हम कर सकते हैं कि अरस्तू की जो शिक्षा व्यवस्था है वो राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था है, पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण है शिक्षा पर, इस तरह यह अलोकतांत्रिक हो जाती है। अगली आलोचना है स्त्री व पुरुष की शिक्षा में अंतर। अरस्तू के अनुसार यदि हम जैसे पहले हमने प्लेटो पढ़ा, हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने अपनी योजना में स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा व समान पाठ्यक्रम की बात की थी, किंतु अरस्तू का मत है कि स्त्रियों को सार्वजनिक जीवन यानी राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, अपितु उनका उचित स्थान रसोई घर है। अपनी इस मान्यता के अनुसार ही अरस्तू ने बताया कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों जैसी नहीं होनी चाहिए। तो हमें अरस्तू और प्लेटो के विचारों में यहाँ बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है और ये जो बात है ये बहुत बड़ी आलोचना अरस्तू की हम कर सकते हैं। किंतु यदि उसकी शिक्षा व्यवस्था का कुल मिलाकर मूल्यांकन करें हम तो आलोचनाओं के साथ साथ हमें उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं। अरस्तू जो है वो यथार्थवादी विचारक है। उसका उद्देश्य है शिक्षा द्वारा एक व्यक्ति का शारीरिक, नैतिक और बौद्धिक विकास करना और साथ ही दूसरी ओर वो राज्य की राजनीतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना चाहता है। तो इन दोनों का बैलेंस करने का प्रयास अरस्तू ने अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से किया है। धन्यवाद।